हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ 2 जो है, मेरे संग की औरतें, इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। ये जो पाठ है जो है वो संस्मरण है, लेखिका द्वारा नई शैली में रचित संस्मरण है, अर्थात लेखिका के जीवन पर आधारित है। जीवन के किसी भाग को इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम एक लेखिका का थोड़ा सा परिचय जानते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया था। एमए अर्थशास्त्र विषय के साथ इन्होंने किया था। 3 साल तक इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अनेक रचनाएं इनकी, अनित्य, चित्त, कोबरा आदि 8 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी आदि 11 कहानी संग्रह की रचना इन्होंने की है। एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें तथा साम दाम दंड भेद, ये 4 नाटक इनके द्वारा रचे गए हैं। 3 निबंध संग्रह की रचना इन्होंने की है, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल तथा कृति और कृतिका। इनके अलावा एक यात्रा संस्मरण, कुछ अटके कुछ भटके। 2 व्यंग संग्रहों की भी इन्होंने रचना की है, कर लेंगे सब हजम तथा खेद नहीं। इनको अनेक पुरस्कार समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए हैं। कई पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। इन्होंने, इनके द्वारा ये जो लिखित पाठ है इनके जीवन पर आधारित है, वो इस पाठ्य पुस्तक में, आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उस पाठ के विषय में अब हम जानते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। पहले पाठ का परिचय हम जानेंगे। पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित एक नई शैली में संस्मरणात्मक गद्य के रूप में लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मां, अपनी बहनों तथा अपने व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ये मेरे संग, उनके संग की जितनी औरतें थी, नानी, दादी, मां, बहन, वो स्वयं। नानी को लेखिका ने देखा नहीं था, सुना जरूर था, परंतु उस सुनी हुई स्मृति के आधार पर उसने नानी का भी जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। सबसे पहले पाठ में आता है नानी। स्वतंत्रता प्रिय नानी। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था। इसके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका को नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। शायद इसी कारण वह स्वयं कहानी लेखिका बन गई। इसी के कारण शायद वो कहानी लेखिका बन गई, क्योंकि उसे नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। हमारे यहां नानी की कहानी खूब प्रसिद्ध है। नानी एक अनपढ़
तथा पर्दा प्रथा को मानने वाली औरत थी। उनके पति शादी के बाद विलायत यानी विदेश चले गए। उनके पति मन लेखिका के नाना शादी के बाद ही विदेश चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर के लौटे थे। बैरिस्टर यानी वकील, बैरिस्टर बनकर के लोग वे अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी ने उनके तौर तरीकों का कभी विरोध नहीं किया और ना ही उनके तौर तरीके को उस नानी ने अपनाया। नानी का एक अपना अलग ढर्रा था और नाना का एक अपना अलग ढर्रा था। वे अपने तरीके से जीती थी और जब उनको यह आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, जब उनको यह आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने पति से कहकर अपने स्वतंत्रता सेनानी, उसके जो उनके पति के एक स्वतंत्रता सेनानी मित्र थे प्यारेलाल शर्मा नाम के, उन्हें अपने घर पर बुलाया। पति ने भी उनकी बात को नहीं टाला, अविलंब इस कार्य को किया और अपने मित्र को वो बुला करके ले आए। नानी ने प्यारेलाल जी से कहा कि वह कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तलाश कर उनकी पुत्री का विवाह करवा दें। मतलब नानी के मन में अंग्रेजों के प्रति भाव नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति भाव था। और नाना जी का जो रुझान था वो अंग्रेजों के प्रति था, इसलिए अपने पति से नहीं कहा। स्वतंत्रता सेनानी पति के मित्र से कहा कि किसी स्वतंत्रता सेनानी से यानी देश से प्रेम करने वाले किसी देशभक्त से उनके पुत्री की शादी करवा दे, उनकी पुत्री का विवाह करवा दे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेज का आज्ञाकारी व्यक्ति हो, ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी व्यक्ति हो, वह नहीं चाहते। इससे पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आजादी कितनी प्रिय थी। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी कितने प्रिय थे। देश पर मरने वाले, शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को वो बहुत चाहती थी। अंग्रेजों के अनुसार चलकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन बिताने वाले लड़के से अपनी पुत्री की शादी करने का सोचा। ये उनके लिए कितना गौरव, क्योंकि वो उस जीवन को, उस अभावग्रस्त जीवन को जो देश के लिए मरने के लिए तैयार है, उसको अधिक गौरवपूर्ण मानती थी अपेक्षाकृत अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के। इसके बाद में आता है, ये नानी का चरित्र हो गया। इसके बाद में आता है लेखिका की मां, यानी उस नानी की पुत्री। लेखिका की मां का जो विवाह हुआ वो एक होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए अगर परीक्षा देना चाहता था तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला जो सेनानी था उसके लिए यह परीक्षा में बैठना निषेध होता था। उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी। यही कारण था कि स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण लेखिका के पिता को आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन दौलत नहीं थी। लेखिका की माता अपनी मां तथा गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेखिका की माता अपनी मां तथा गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी।
उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला था। खादी की भारी साड़ी को पहनने में उसकी मां को बड़ी परेशानी होती थी। घर में ससुर साहब का दबदबा था, उनकी ही घर में चलती थी। ये लेखिका की मां का, घर में उस मां का क्या प्रभाव था? घर में मां का प्रभाव अगला बिंदु आता है इस पाठ का। लेखिका की मां का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर, ईमानदार, सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उसने कभी भी मना नहीं किया। घर में कामकाज करने के लिए उसने कभी मना नहीं किया, परंतु फिर भी उसको घर में कभी कामकाज करने के लिए नहीं कहा जाता था, परंतु हर बात पर उनकी सलाह अवश्य ली जाती थी। कामकाज करने के लिए नहीं कहा जाता था, फिर भी हर बात में उनकी सलाह जरूर ली जाती थी और उस सलाह को माना जाता था, उस सलाह का निर्वाह भी किया जाता था। घर का जो सारा काम था वो उसकी सास करती थी, जेठानियां करती थी और पति जो है वो संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय मां की तरह कभी नहीं रहा। जो भारतीय परंपरागत जो मां है, लालन पोषण करना, बच्चों का पालना पोसना, पोंछना, बर्तन मांजना, घर के सारे काम करना, ऐसी परंपरागत भारतीय मां की तरह कभी नहीं रहा, क्योंकि उनमें पिता का प्रभाव था ना। उन्होंने ना तो बच्चों को प्यार किया, ना खाना पकाया और ना ही घर के कामकाज देखे। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी, उनका मन ही नहीं लगता था इन काम में। इसका कारण था उनकी बीमारी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। वह यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही करती थी। स्वतंत्रता के प्रति गहरे प्रेम को अपने स्वतंत्र विचारों के अनुरूप आचरण द्वारा प्रकट करती थी। कि स्वतंत्रता के प्रति उसका कितना लगाव है, इस लगाव को अपने ही स्वतंत्र विचारों के अनुसार अनुरूप अपने स्वतंत्र आचरण से प्रकट करती थी। घर में काम न करने पर भी कोई उनका अनादर नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? इसके कारण मां के 3 गुण थे। मां के गुण 3 कौन कौन से थे? मां के 3 गुण। नंबर 1, सहाबी खानदान का होना। बैरिस्टर थे, अंग्रेजों के मातहत थे उनके पिता। इसका प्रभाव, सहाबी खानदान का प्रभाव होने के कारण घर में उनसे कोई कुछ नहीं कहता था। नंबर 2, कभी झूठ ना बोलना, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तीसरा गुण जो था, किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट न करना। ये उनका सबसे अच्छी विशेषता थी कि किसी की भी गोपनीय बात हो वो किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। घर बाहर के लोगों की अच्छी मित्र थी। वो घर के बाहर के मिलने जुलने वाले जितने भी लोग थे उनकी वो अच्छी मित्र थी। अपने बच्चों की भी वे मां कम थी और मित्र अधिक थी। मातृत्व तो उनको अपने पिता से ही प्राप्त होता था। मां की जो ममता है वो पिता से प्राप्त होता था, माता से नहीं। घर में कोई भी पत्रों को नहीं खोलता था, न पूछता कि उसमें क्या लिखा है। ये उस घर की विशेषता थी, वहां की। सभी को अपनी निजता रखने का अधिकार था। किसी के जिसके नाम पत्र आया है वह पत्र वही व्यक्ति खोलता था। कोई भी ये नहीं पूछता था कि भाई किसका पत्र है, क्या है इसमें, नहीं।
क्योंकि सबको अपनी अपनी निजता का अधिकार था, अपने व्यक्तिगत जीवन जीने का सबको अधिकार था। इसके बाद में आती है लेखिका की परदादी। ये भी इस पाठ का प्रमुख पात्र है। इन्होंने भी बहुत कुछ परिवर्तन किया है। लेखिका की परदादी परंपरा से अलग होकर जीती थी। जो परदादी थी वो परंपरा से अलग होकर जीती थी। उनका एक व्रत था कि अगर उनके पास 3 धोती होती थी तो एक धोती वो किसी को दान कर देती थी, 2 धोती अपने पास रखती थी। आवश्यकता के लिए सिर्फ 2 धोती ही महत्वपूर्ण थी। वो अपनी 2 धोती से ही आवश्यकता की पूर्ति करती। एक धोना, एक पहनना, एक पहनना, एक धोना, 2 धोती तो उनका काम चल जाता था। तीसरी धोती होते ही वो एक धोती किसी को दान कर देती, 2 धोती अपने पास रख देती। लेखिका की मां जब पहली बार गर्भवती हुई तो दादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? बड़ी आश्चर्यजनक प्रार्थना कि पहली संतान लड़की हो। आज सब लोग प्रार्थना करते हैं कि पहली संतान पुत्र हो। पता होने पर लड़कियों की भ्रूण हत्या करा देते हैं। लड़कियों को कोई लड़कियों की कामना नहीं करता, परंतु दादी चूंकि परंपरा से अलग हटकर थी ना, पहले ही कहा जा चुका है कि वो दादी क्या थी, परंपरा से, लीक से अलग हटकर थे। उन्होंने ये प्रार्थना की कि उनके घर में पहली संतान लड़की हो, जबकि लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। ईश्वर की भी कृपा हुई। ऐसी हुई कि मां के 5 पुत्रियां हुई। लोग सोचते थे कि लगता है परदादी के तार भगवान से सीधे जुड़े हुए हैं। भगवान भी उनकी बात मानने से मना नहीं कर सकते थे। जो दादी चाहती थी भगवान वही काम करते थे। एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए थे। घर में केवल स्त्रियां थी जो रत जगा कर रही थी। रत जगा शादियों में होता है, आपने देखा होगा कि जब घर की स्त्रियां होती हैं वो रत जगा करती हैं, रात भर जागती हैं और शादी का डेमो करती हैं। जो बारात जाके वहां शादी वो सारी रस्में वहां करने का प्रयास करती हैं, थोड़ा मनोरंजन सा करती है। ऐसा रत जगह अपने गांव में हम देखते हैं, अक्सर हर जगह होता है। वहीं पर एक चोर सेंध लगा करके परदादी के कमरे में जा घुसा। परदादी जाग गई, पूछा कौन है? पूछने पर उत्तर रहा, जी मैं। परदादी ने उससे कहा कि जा एक लोटे में पानी भरकर ले आ और उनको पिला। चोर ने घबराकर बताया कि भाई वो तो चोर है। परदादी ने उससे कहा कि वह अच्छी तरह से हाथ धो लेना और छान कर लोटे में पानी लाए। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया, बाकी चोर को पिलाया। एक ही लोटे से पानी पीकर जब दोनों निवृत्त हुए तो दादी ने क्या कहा कि बेटा हमने एक ही लोटे से पानी पिया है, अब हम दोनों मां बेटे हो गए हैं। अब तू मेरे यहां चोरी कर या खेती, तेरी इच्छा है। उसी दिन से चोर ने चोरी छोड़ करके उसके यहां खेती करने का निश्चय कर लिया। चोर भी जानता था कि दादी के तार ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जब उसने कहा कि छान कर पानी लोटे में लाए, तो वो समझा कि भांग छानने की बात कर रही है, क्योंकि उसकी अंटी में भांग लगी हुई थी। चोर की अंटी में भांग लगी हुई थी। तो चोर ने सोचा कि दादी को ईश्वर ने बता दिया होगा कि ये चोर है, इसकी अंटी में भांग लगी हुई है। जब ही उन्होंने कहा कि छान करके
इस प्रभाव में आकर के चोर ने उसी लोटे से जब पानी पी लिया तो माँ बेटे जैसे संबंध स्थापित कर लिए और वो खेती करने लगा। इस प्रकार लेखिका की परदादी ने एक गलत रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को सही रास्ते की ओर मोड़ दिया। अब आता है लेखिका के बारे में। लेखिका अपनी बहनों में दूसरे नंबर की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। लेखिका को उस समय टाइफाइड का ज्वर था। टाइफाइड मोती झरा जिसको बोलते हैं। वह इंडिया गेट पर जाकर आजादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु जा न सकी। बीमारी के कारण जा न सकी। वह रोने लगी तो उसके पिता ने उसको ब्रदर्स काराम जोव नामक पुस्तक पढ़ने को दी। ब्रदर्स काराम जोव नामक पुस्तक पढ़ने को दी। लेखिका उस समय 9 वर्ष की थी। पुस्तकें पढ़ना उसे प्रिय था, उसे अच्छा लगता था। उसने रोना बंद किया और वो पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने उस पुस्तक को अनेकों बार पढ़ा, परंतु पहली बार ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उसे कंठस्थ हो गया, याद हो गया। वह उसे पूरे जीवन भर, उस लेखिका को बच्चों पर अत्याचार होने वाला अध्याय पूरे जीवन भर याद रहा और लेखिका के लेखन को भी उस अध्याय ने प्रभावित किया। लेखिका का दृढ़ निश्चय। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। दृढ़ निश्चय थी। जो ठान लेती थी वो करके मानती थी। वहां पिक्चर देखने जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग बैठते थे। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल तक अध्यापन कराया था उन्होंने। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ करके वहां पहुंची थी। उसको नाटकों में अभिनय करने का शौक था। लेखिका के एक प्रयास से वहां की स्त्रियां नाटकों में पराये मर्दों के साथ काम करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि वहां ऐसी रूढ़िवादिता थी कि पति पत्नी भी एक साथ पिक्चर देखने नहीं जाते थे दूसरे मर्दों के साथ। तो स्त्रियों का काम करना बहुत दूर की बात है। परंतु उसने अपने दृढ़ निश्चय से ऐसा कर दिखाया कि वहां की स्त्रियां नाटकों में पराये मर्दों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। वहां 4 वर्ष तक लेखिका ने नाटक किए और वहां पर अकाल राहत को उसके लिए पैसा भी इकट्ठा हुआ। बिहार के बाद लेखिका कर्नाटक चली गई। वहां के छोटे से कस्बे बागलकोट में रहने लगी। उसके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से निवेदन किया। चर्च जो होते हैं, चर्च में फादर जो होते हैं, उस फादर से, कैथोलिक बिशप से निवेदन किया कि वो यहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उसका मिशन, जो ईसाइयों का एक मिशन है, मिशनरी है, वो सीमेंट के कारखाने, वहां एक सीमेंट का कारखाना था, उस सीमेंट के कारखाने से आर्थिक मदद लेकर के बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल खोलने को राजी नहीं हुए। गैर ईसाई बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए राजी नहीं हुए। वो चाहते थे कि ईसाई बच्चे हों तभी स्कूल खोला जाए, नहीं हुए। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि उनको यकीन दिलाया जाए कि ये स्कूल अगले 100 साल तक चलेगा। वो इस बात की गारंटी चाहते थे कि ये स्कूल अगले 100 साल तक चलेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने तर्क दिया कि 100 साल तक चलने का यकीन तो किसी के बारे में नहीं दिलाया जा सकता। किसकी गारंटी है 100 साल तक?
सामान 100 बरस की, पल की खबर, कुछ एक पल की खबर नहीं है, क्या से क्या हो जाए। तो 100 साल चलते रहने का यकीन कैसे दिलाया जा सकता है। तब लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और वहां की जो लोकल भाषा है, कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल वहां पर खोल दिया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाई। लेखिका के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक मंच उसके अपने लेखन से ही मिला, सबसे अधिक समर्थन उसको अपने लेखन मंच से ही मिला। शुरू से अंत तक उसका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चलता चला। जिस प्रकार लीक से हटकर उसने काम किए, ऐसी परिस्थिति में भी उसने कर्नाटक सरकार की सहायता से स्कूल खोल दिया। यही प्रभाव उनके लेखन क्षेत्र में था। वो लेखन क्षेत्र में भी लीक से हटकर स्वयं रास्ते पर आगे बढ़ती चली जा रही थी। के साथ ही लेखिका की बहनें, लेखिका 5 बहनें थी। सभी अपनी नानी, मां और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही। नानी भी लीक से हटके चली, मां भी लीक से हटके चली, जैसा कि हमने जो परंपरा है मां उससे हटके चली। लेखिका की जो 5 बहनें थी वो भी उनकी परंपराओं का अनुसरण करते हुए, उनकी परंपराओं पर चलते हुए लीक से हटकर चलती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। सबसे बड़ी बहन मंजुल, उसका घर का नाम रानी था। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल भगत कहलाई। वह लेखन कार्य करती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुलागर। शादी के बाद लिखना शुरू किया। तीसरी बहन का नाम घर का गौरी, बाहर का चित्रा, वह स्वयं नहीं लिखती। चौथी थी रेणु और 5वीं बहन थी अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। अचला अंग्रेजी में और राजीव हिंदी में लिखते हैं। गैर लेखिका बहनें भी कम नहीं थी। रेणु गर्मी की दोपहरी में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। परंपरा से हटकर। परंपरा क्या थी? स्कूल की गाड़ी लगी हुई थी, स्कूल की गाड़ी से घर आना था, परंतु नहीं, भरी गर्मी में गाड़ी में ना बैठकर पैदल पसीने से लथपथ होती हुई घर आ जाती थी। क्योंकि गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंत शाही का प्रतीक था। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगा लिया। किसी ने चुनौती दी थी, क्या ये चित्र मंगा के दिखाइए, उसने मंगा लिया। जनरल थिमैया का चित्र मंगा लिया। उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसने तमाम तर्क देकर समझाया। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने पास होने लायक नंबर लाकर बीए कर लिया। सच बोलने में वे मां से भी आगे थी। उसे कोई इत्र भेंट करता तो कहती नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूं, मैं तो नहाती हूं। रेणु हटी थी, जिद्दी थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हो गई। नदी नालों में बाढ़, पुलों के नीचे पानी जमा हो गया। पूरी दिल्ली का यातायात ठप हो गया। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैरने लगे। दफ्तरों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। सुबह सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चल रहा था, परंतु रेणु की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी। पर स्कूल तो बंद होगा, रहने नहीं होगा, बरसात होगी। जरा सी बरसात में बंद हो जाता है स्कूल, या तो इतनी भयंकर बरसात होगी कि ऑफिसों में घुस गया, सब तरफ जल भरा भरा हुआ, स्कूल बंद होगा। यह समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। अकेली ही पैदल स्कूल चल दी।
उस समय तो बारिश थम गई थी, पर सड़कें पानी में डूबी हुई थी। पहुंचने पर स्कूल बंद होना था तो बंद ही मिला, स्कूल बंद मिला। स्कूल का चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया कि ऐसी बारिश के समय ये स्कूल चली आई। रेणु 2 मील चलकर वापस घर पहुंची, पर इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था, कोई उसे मलाल नहीं था। ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी, ऐसा। चित्रा, अभी आता चित्रा पढ़ने में से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में खुद पढ़ने से दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी रहती। वह जो सोच लेती थी करके रहती थी। शादी के समय उसने एक लड़का पसंद करके उसी से शादी करने का ऐलान कर दिया। लड़के ने पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अचला जो थी अरसास पढ़ी हुई थी, अचला ने अरसास, फिर पत्रकारिता में दाखिला ले लिया। पहले तो अरसास, फिर पत्रकारिता में दाखिला ले लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हो गई, पिता की पसंद से शादी की। उम्र के 30 पार करते ही वह भी लिखने लगी। ये सारी बहनों में की आदतें थी, ये सारी बहनों की प्रवृत्तियां थी। अब इनमें कुछ समानताएं थी। सभी बहनों में समानता क्या थी? सभी बहनों में एक बात समान थी। वो क्या थी? वे परंपरागत ढंग से नहीं चली। जो एक ढर्रा होता है ना स्त्रियों के लिए, पुत्री के लिए चलने का, बहू के लिए चलने का, उन परंपरागत ढंग से उन रास्तों पर वो नहीं चली थी। परंतु घर को किसी ने नहीं तोड़ा। परंपराओं का विरोध जरूर किया, ससुराल में रह करके ससुराल की तरह नहीं चली, परंतु किसी ने भी घर को नहीं छोड़ा, घर को नहीं तोड़ा। शादी को तो कम से कम उन्होंने कायम रखा, बरकरार रखा। कई बार स्थिति तलाक के कगार पर पहुंच गई, परंतु तलाक नहीं होने दिया। उस कगार को इन्होंने नहीं तोड़ा, क्योंकि घर में भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है। उनका विचार था कि मर्द बदल लेने से कोई लाभ नहीं होता। ये सारी कथाएं मृदुला गर्ग द्वारा मेरे संघ की औरतों में लिखा गया। उनके संघ की जितनी औरतें थी उन सबके व्यक्तित्व, उन सबकी विचारधारा के बारे में मृदुला गर्ग ने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बस इन सब में एक समानता जरूर थी कि ये सारी इनके साथ की जो औरतें थी वो परंपरागत ढंग से नहीं चली। बस आज इतना ही। आज का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।